सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी तक आप काफ़ी सारे एपिसोड्स देख चुके हैं जिसमें हमने ये समझा था कि किस तरह से हमारे देश में जो हज़ारों मंदिर तोड़ने का नीच काम किया गया था इस्लामिक आक्रांताओं के द्वारा, उसे छिपाया जाता है और इस हिस्ट्री को कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। अब ये जो तोड़ना मरोड़ना है, ये जो डिस्टॉर्शन है हिस्ट्री की, ये हमारे समाज को मूर्ख बनाने के लिए कौन कौन सी फोर्सेस इसमें काम करती हैं, आज हम उसे समझ के देखते हैं। ये काम शुरू हो जाता है हमारे बचपन में। जो NCERT की किताबें आज हमारे देश में लगी हुई हैं, इन्हें 2005-2006 में लगाया गया था, जब UPA 1 की सरकार थी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे और सोनिया गांधी सुपर प्रधानमंत्री होती थी उन दिनों में। तब ये किताबें लगाई गई थी और आज 2020 में वही किताबें 15 वर्ष से चल रही हैं और हमारे बच्चों का जो ब्रेन वॉश हो रहा है, उसके लिए मनोविज्ञान के या साइकोलॉजी के कैसे कैसे टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं, आज मैं उसका एक एग्जाम्पल आपके सामने रखने वाला हूँ। आज जो मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ वह 7वीं क्लास की जो NCERT की हिस्ट्री की किताब है, उसमें से इसका पेज नंबर 65 है। उस पर टाइटल बनाया है इन्होंने, मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया। अब आपको यहाँ से समझ आएगा कि किस तरह से हमारे बच्चों को मूर्ख बना के जब तक वो बड़े होते हैं उनको वास्तविक इतिहास बिल्कुल छिप जाता है। इसमें वो लिखते क्या है, राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों को निशाना बनाया। अब सिर्फ इन 3 लाइनों में ज़रा आप ध्यान दीजिए कौन कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। पहला शब्द राजा, कि आपने सारा वो तोड़ दिया कि जो आम लोग थे वो, उनकी भी मंदिरों में आस्था थी, उनकी भी मूर्तियों में आस्था थी, उस सारे को आप संकुचित करके सिर्फ राजा पे ले आते हैं। ये पहली चाल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शक्ति और धन संपदा। पहले ये लिखे जाते हैं, उसके बाद ईश्वर के प्रति निष्ठा आती है। तो पहला फिल्टर है कि राजा का था, दूसरा ये उसकी शक्ति का प्रदर्शन था और उसकी धन संपदा का प्रदर्शन था। तो आम हिंदुओं को इससे कोई चिंता नहीं करनी चाहिए कि उनकी निष्ठा के जो प्रतीक थे, उनके जो प्यारे मंदिर थे, उनको तोड़ दिया गया, उनकी मूर्तियों को तोड़ के मस्जिदों की सीढ़ियों में गड़वाया गया ताकि मुसलमान पैर रख के जा सकें। ये चिंता हमारे बच्चे बचपन में ही छोड़ दें, वो इसके बारे में सोचना ही बंद कर दें। तीसरा काम जो किया, ऐसे में ये बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है। अब ये पहले उनको एक्सेप्ट करा दिया उनको। इसे कहा जाता है फुट इन द डोर, कि आपने पहले ही पैर अपना घुसा दिया उसके अंदर, कि इसमें आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये तो बड़ी आम सी चीज़ थी। फिर उसके अगला जो स्टेप आता है वो अगले पेज पर है, पेज नंबर 66 पर, इमारतों पर निशाना साधा। तो अब पहली चीज़ कि आप उनको मंदिर नहीं कह रहे हैं, आप उनको इमारत कर देते हैं, तो उसको आप डीह्यूमनाइज कर देंगे। ये ट्रिक आज आप मीडिया में भी दे सकते हैं कि जब तो कोई आतंकवादी मरता है तो स्कूल हेडमास्टर का बेटा था, वो मैथ्स का टीचर था, इस तरह के शब्द बनाए जाते हैं ताकि उनको एक मानवीय आवरण दिया जा सके, उन्हें ह्यूमनाइज किया जाए। लेकिन जो हमारे सैनिक मरते हैं उनका बस नाम दे के उनकी कोई कथा उनकी हमारे मीडिया में नहीं दिखाई जाती, कि वो केवल एक आंकड़ा होते हैं। ठीक यहाँ पर मंदिरों के साथ किया जाएगा कि वो बस एक इमारत है, वो हमारी निष्ठा नहीं थी, वो हमारी श्रद्धा नहीं थी, वो बस एक इमारत है या इमारत थी जिसे तोड़ दिया गया। और दूसरी चीज़, तोड़ा नहीं गया पर निशाना साधा। तोड़ने वाला शब्द इसमें सिर्फ टाइटल में आया है, यहाँ पे अभी नहीं आ रहा। आगे देखिए, 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षुक व इतिहासकार धम्मकीर्ति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया, रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखे सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली राजा के आत्मविश्वास को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में
बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। अब यहाँ पर जब इतिहासकार आ रहा है तो स्पेशली बौद्ध साथ में ऐड किया जाता है, जबकि अगर वो इतिहासकार है तो उतना ही सफिशिएंट होना चाहिए था। पर क्योंकि ये हमारे मन में ये डालना है कि बौद्धों और हिंदुओं में वैमनस्य था, जो कि बिल्कुल वास्तविक नहीं है, इसलिए बार बार बौद्ध शब्द का उपयोग होगा। उसके अलावा सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। आप टाइटल देखें, मंदिर की बात हो रही है, लेकिन यहाँ मंदिर का उल्लेख कहीं नहीं आ रहा। बनी बौद्ध की मूर्ति ले गया। अच्छा, यहाँ पर जो आत्माभिमान है उसको ठेस पहुँचती है, लेकिन बाकी जगह पर जहाँ पर हिंदू मंदिर टूटते हैं वहाँ पर ऐसा ना स्वाभिमान आएगा ना आत्माभिमान आएगा। अब दूसरे पैराग्राफ पे चलते हैं। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। अब यहाँ पर फिर से आप शब्दों पे ध्यान दीजिए, जब्त की गई से भर दिया, तो वो उठा के लाया है। अब वास्तविकता क्या थी कि वो मूर्तियाँ वहाँ से लेके आया और उनको पूरे सम्मान से, प्राण प्रतिष्ठा से उनका प्रतिष्ठापन वहाँ पर किया गया। लेकिन यहाँ क्योंकि आपको ये बताया जाना है कि जो हिंदू थे वो भी ऐसे नीच कर्म क्या करते थे, इसलिए यहाँ पर जो शब्द हैं उनसे खेला जाएगा, जब्त की गई और उनसे भर दिया। 11th सेंचुरी में चोला किंग राजेंद्र फर्स्ट, उन्हें अपनी कैपिटल को सजाना था, बनाना था, तो वो जहां जहां गए थे, जो जो किंगडम्स उन्होंने हराए थे, वहां से वो मूर्तियां ले आए थे छीन के, लूट के। तो दुर्गा और गणेशा की इमेजेस चालुक्या से लाए थे जो लगा दी गई। भैरवा, भैरवी और काली की इमेजेस कलिंगा और उड़ीसा से लाए थे, वो लगा दी गई। नंदी की इमेज ईस्टर्न चालुक्या से लाए थे। ब्रोंज शिवा की इमेज पालाज ऑफ बंगाल से लाए थे और उससे अपने शहर को सजाया गया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित हैं। अधूरी है कि हम तो अभी थोड़ी सी चीज़ें बता रहे हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा किया गया था। फिर आगे लिस्ट शुरू हो जाती है। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियाँ, पूर्वी चालुक्यों से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा, तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो ये दो बड़े बड़े पैराग्राफ हमारे बच्चों को ये बताने के लिए हैं कि तुम जिस समाज की धरोहर हो, उस समाज के लोग ऐसे नीच काम करते थे कि मंदिरों को तोड़ते थे। हेडलाइन मंदिरों को तोड़ते थे, लेकिन एग्जाम्पल इन्हें कहीं नहीं मिला ऐसा पूरे इतिहास में। इसलिए इन्होंने शब्दों का जाल बुनकर, ये जो 13-14 वर्ष का हमारा बच्चा वहाँ पढ़ने जाएगा, उसके दिमाग में ये फिट करना है कि मंदिर तोड़े जाते थे, मूर्तियों का नाश किया जाता था, जबकि वास्तविकता यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर अच्छा, अब अगला जो पैराग्राफ है पहले हम उसे भी पढ़ लें। अगला पैराग्राफ, इनकी असलियत वहाँ आती है। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई खास महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। यहाँ पर जो शब्दों का खेल है वो कहाँ है? मंदिरों को अपवित्र किया। वास्तविकता ये थी कि उसने मंदिर तोड़े, मूर्तियाँ तोड़ी, उनको खंडित किया और मूर्तियाँ तोड़ के उनको अलग, कोई मदीना टुकड़ा भेजा, कोई मक्का में टुकड़ा भेजा और कोई अपनी मस्जिद में पैरों के नीचे लगवाया ताकि मुसलमान पैर रखें उस पर। तो यहाँ पर तोड़ा को अपवित्र पे ले आते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जब तो हिंदुओं वाली बात है तो जब्त किया और भर दिया, प्राण प्रतिष्ठा को डिग्रेड किया जा रहा है। और यहाँ पर जो उसने तोड़ा था उसे नीचे लाकर उसे ज़्यादा सौम्य बनाकर अपवित्र कर दिया, लिख दिया जाता है। ये कहानी इतने पर समाप्त नहीं होती। साइकोलॉजी का, अप्लाइड साइकोलॉजी का एक नियम है, दो नियम है एक्चुअली, कि आप कभी भी एक लंबी लिस्ट ले लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप 15-20 वर्ड चुन लें जिनका आपस में कोई लिंक नहीं है।
कुर्सी, दीवार, घोड़ा, बकरी, कुछ भी, वो 20 शब्द चुन लीजिए और उस लिस्ट को याद करिए। आप 10 सेकंड लगाइए, याद करिए और फिर एक कागज़ पे लिखिए आपको उनमें से कितने याद होते हैं। तो आप पाएंगे कि जो स्टार्टिंग में शब्द थे वो कुछ आपको याद रहेंगे, जो एंड में थे वो याद रहेंगे। ये जो स्टार्टिंग वाले याद रहते हैं इसे कहा जाता है प्राइमेसी इफेक्ट, कि जो पहले आ गए, और जो लास्ट वाले याद रहते हैं उसे कहा जाता है लेटेंसी इफेक्ट, कि वो भी याद रहते हैं। तो बीच वाली चीज़ जो है वो जनरली लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ पर एक क्रम ऐसे ही बनाया गया कि पहले हिंदुओं को दिखा दो, ये प्राइमेसी इफेक्ट हो गया कि वो बच्चे के मन में बैठ जाएंगे। उसके बाद गजनी को डालो, वो बीच में आएगा। उसके बाद लास्ट की जो लाइनें हैं कि मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। कि इसमें महमूद की अगर प्रॉब्लम थी भी तो इस्लाम की कोई गलती नहीं है, उसकी आइडियोलॉजी गलत नहीं है, ये तो उस टाइम के लोग ऐसे ही थे। और इसके बाद एक और जो इनका बड़ा टेस्टेड एंड प्रूवन फॉर्मूला है जिसे यूज़ किया गया है, लास्ट में आप क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या पूछा है। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों से समकालीन समय की देन थीं और किन रूपों से ये एक दूसरे से भिन्न थीं। अब ये क्वेश्चन जब पूछा जाता है इसमें टेक्निक क्या होती है, आप किसी भी व्यक्ति को कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं और स्पेशली बच्चों को, पहले आप उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए, फिर उसी के बारे में क्वेश्चन पूछिए। अब क्योंकि आपने अभी अभी वो इन्फॉर्मेशन दी है तो बच्चा उसका आंसर देगा और आप उसे शाबाशी भी देंगे और वो भी अपने आप को शाबाशी देगा कि उसने देखो कितनी अच्छी तरह से याद कर लिया। तो यहाँ इससे होता क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन वो अपने लिए मान लेता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसे जनरेट किया है, ओनरशिप आती है। और ये इन्फॉर्मेशन वो बच्चा बड़े होने तक अपने साथ कैरी करता है कि ये तो मध्ययुगीन की युग की प्रॉब्लम थी, ये कोई इस्लाम की या क्योंकि महमूद गजनवी मुसलमान था इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। इस तरह से हमारे समाज को मूर्ख बनाया जाता है डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री से, हिस्ट्री का या इतिहास का विकृतीकरण करके। अब इस विकृतीकरण को जब मैंने सबसे पहले नोटिस किया तो मैंने एनसीईआरटी को आरटीए एप्लीकेशंस लिखे और उसके बाद उनके साथ एक संवाद शुरू हुआ। इसकी चर्चा मैं अगले पार्ट में करता हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।